प्रोटीन की संरचना हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की कुल 4 संरचनाएं होती हैं, ध्यान रखना इस बात को। प्रोटीन की कुल कितनी संरचनाएं होती हैं? 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। प्रोटीन की कुल 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। पहली संरचना को प्राथमिक संरचना बोलते हैं। अब हम लोग प्राथमिक संरचना के बारे में देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, तो प्राथमिक संरचना प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जो है ये बताती है कि उसमें कितने अल्फा एमिनो अम्ल हैं और उनका क्रम क्या है। और अगर अपने स्थान से कोई भी अमीनो अम्ल हट जाता है तो उससे उसके स्थान पर दूसरा अमीनो अम्ल अगर आ जाएगा तो अलग तरह का प्रोटीन बन जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि सभी अमीनो अम्ल जो है वो अपने जगह पर अपना स्थिति मेंटेन रखने चाहिए थे। ठीक है, संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना इस तथ्य को निर्धारित करती है इस तथ्य को निर्धारित करती है इस तथ्य को निर्धारित करती है कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में कितने अल्फा एमिनो अम्ल हैं। कितने अल्फा एमिनो अम्ल हैं। ठीक है, ये बताती है प्राथमिक संरचना। और उनका क्रम क्या है और उनका क्रम क्या है। ठीक है, यदि एक भी अमीनो अम्ल उनका क्रम क्या है, यदि इनमें से एक भी अमीनो अम्ल यदि उनमें से एक भी अमीनो अम्ल यदि उनमें से एक भी अमीनो अम्ल अपने स्थान से हट जाता है अपने स्थान से हट जाता है तो उसका दूसरा स्थान उसके स्थान पे और उसके स्थान पर और उसके स्थान पर दूसरा अमीनो अम्ल आ जाए दूसरा अमीनो अम्ल आ जाए दूसरा अमीनो अम्ल आ जाए। ठीक है, तो नए किस्म की प्रोटीन बन जाती है सिंपल सा बात है कि हर अल्फा एमिनो अम्ल अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाता है। समझ गए। और अगर एक अमीनो अम्ल चल रहा है तो उसका जगह पे अगर दूसरा अमीनो अम्ल कहीं भी खिसक के आ गया तो दूसरे किस्म का प्रोटीन बन जाएगा। इसीलिए इस बात की जानकारी जो है वो प्राथमिक संरचना हम लोगों को देता है। ठीक है, तो ये है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जिसमें जो ये बताता है कि कितने अल्फा अमीनो अम्ल हैं, उनमें उनका क्रम क्या है। एक भी अमीनो अम्ल को अपने जगह से हटना नहीं चाहिए, अगर हट जाएगा तो नया किस्म का प्रोटीन वहां पे बन जाएगा। समझ में आ गया सबको। और और क्रम में भिन्नता आने से
अपनी सक्रियता भी खो देता है। एमिनो अम्ल के क्रम में यदि भिन्नता आएगा, एमिनो अम्ल के एमिनो अम्ल के क्रम में भिन्नता आने पर, भिन्नता आने पर, ठीक है, प्रोटीन अपनी सक्रियता खो देता है। प्रोटीन अपनी सक्रियता खो देता है। प्रोटीन अपनी सक्रियता खो देता है। समझ गए लोग? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन में एक एक ध्यान रखना, एक उदाहरण दे रहे हैं। हीमोग्लोबिन का नाम सबने सुना होगा, हमारे शरीर में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में अमीनो अम्ल की कितनी इकाइयां होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हीमोग्लोबिन में अमीनो अम्ल की 574 इकाइयां होती हैं। अमीनो अम्ल की 574 इकाइयां होती हैं। ठीक है, 574 इकाइयां होती हैं। इकाइयां होती हैं। ठीक है, जिसमें ग्लूटामीन अमीनो अम्ल के स्थान पर, इसमें ग्लूटामीन उपयोग किया जाता है। जिसमें ग्लूटामीन अमीनो अम्ल के स्थान पर, अमीनो अम्ल के स्थान पर ग्लूटामीन अमीनो अम्ल के स्थान पर व्यक्ति स्थान पर वैलीन अमीनो अम्ल, वैलीन एक अमीनो अम्ल होता है जो हम बताए भी थे तुम लोगों को। वैलीन अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल पर व्यक्ति सिकिल सेल एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। अमीनो अम्ल आने पर व्यक्ति, आने पर व्यक्ति सिकिल सेल, सिकिल सेल अनीमिया एक रोग होता है। सिकिल सेल अनीमिया, अनीमिया रोग जानते हो सब लोग? सिकिल सेल अनीमिया कहा जाता है उसको। सिकिल सेल अनीमिया से पीड़ित हो जाता है। अनीमिया से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखो जी, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन का भी नाम सुने हो? हमारे शरीर में पाया जाता है। इंसुलिन अगर में 51 अमीनो अम्ल की इकाइयां होती हैं। ये पहले ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर जाओ दोनों। हीमोग्लोबिन में 574 और इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल पाया जाता है। 51 अमीनो अम्ल की इकाइयां होती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि पूछा जाए कि इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल की इकाइयां होती हैं, तो 51 अमीनो अम्ल की इकाइयां होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जिससे परिवर्तन करने पर डायबिटीज हो जाता है। जिसमें परिवर्तन होने पर डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज हो जाती है। समझ गए लोग? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तुम्हारा प्राथमिक संरचना था। अब हम लोग प्रोटीन का द्वितीयक संरचना देखने जा रहे हैं। प्रोटीन का द्वितीयक संरचना। प्रोटीन का द्वितीयक संरचना, ठीक है। देखिए ध्यान से। प्राथमिक संरचना जब एक अलग तरह की आकृति में बदल जाती है तो उसे द्वितीयक संरचना कहते हैं।
जब प्राथमिक संरचना जब प्राथमिक संरचना विशेष आकृति में बदल जाती है, विशेष आकृति में बदल जाती है, बदल जाती है, तो द्वितीयक संरचना कहलाती है। तो वह द्वितीयक संरचना कहलाती है। द्वितीयक संरचना कहलाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह दो भाग में विभाजित हो जाता है। यह संरचना दो प्रकार की होती है। तो याद रखना कि द्वितीयक संरचना दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना, समझ गए लोग? अल्फा हेलिक्स अंग्रेजी में कहते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना। और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड सीट संरचना। तब बीटा प्लीटेड सीट संरचना कहते हैं। तो पहला हो गया अल्फा हेलिक्स संरचना, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड सीट संरचना। अब दोनों क्या क्या होते हैं जरा बारी बारी से देखते हैं। जैसे पहला तुमने लिखा कि अल्फा हेलिक्स संरचना, ये अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या बनावट होता है, और बीटा सीट प्लीटेड सीट में क्या होता है। चलो, तो हम बता रहे थे अल्फा हेलिक्स में, ठीक है, वो सर्पिलाकार होता है, यह सर्पिलाकार होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसा होता है ये, सर्पिलाकार होता है। और इसकी आकृति को दक्षिणावर्ती पेच के समान माना जाता है। दक्षिणावर्ती पेच के समान माना जाता है। पेच के समान माना जाता है। समझ लीजिए। और इसमें अनेक हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। और इसमें अनेक हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, उदाहरण के लिए बाल और ऊन होता है। उदाहरण जो इसका है वो बाल है और ऊन है। ठीक है, इत्यादि। इसके बाद दूसरा जो तरीका हम बताए आप लोग को, बीटा प्लीटेड सीट संरचना। बीटा प्लीटेड नाम थोड़ा सा उलझा हुआ है। बीटा प्लीटेड सीट संरचना, बीटा प्लीटेड सीट संरचना। ठीक है, चलिए, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बीटा प्लीटेड सीट संरचना। तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे से पार्श्व में स्थित होती हैं, श्रृंखला में स्थित होती हैं। ठीक है, तो इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं, ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणावर्त पेच कहने का मतलब है कि दक्षिणावर्त घूर्णन होता है। घूर्णन दो ही तरह का होता है, आप लोग को पता है। एक दक्षिणावर्ती होता है और एक वामावर्ती होता है। तो दक्षिणावर्त घूर्णन होता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन अबंध बहुत सारा पाया जाता है। और उदाहरण के लिए हम बता ही दिए, बाल और ऊन होता है। ठीक है, और बाल ये कहाँ पाया जाता है, केराटिन में पाया जाता है। ठीक है, बीटा प्लीटेड संरचना, इसमें पॉलीपेप्टाइड की कई परतें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें पॉलीपेप्टाइड की, इसमें पॉलीपेप्टाइड की कई परतें
कई परतें पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। ठीक है। कई परतें पाई जाती हैं। ये परतें एक दूसरे से, ये परतें एक दूसरे से अंतराण्विक बंधन बनाकर, अंतराण्विक बंधन बनाकर, बंधन बनाकर संयोजित हो जाती हैं। संयोजित हो जाती हैं। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन हो एक्चुअली में होता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन कह देंगे, बनाकर संयोजित हो जाती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन बनाकर ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है। ये श्रृंखलाएं अधिकतम विस्तारित व खींची हुई होती हैं। ये श्रृंखलाएं अधिकतम विस्तारित, अधिकतम विस्तारित एवं खींची हो खींची हुई होती हैं, एवं खींची हुई होती हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए रेशम होता है, उदाहरण में रेशम रहता है, उदाहरण रेशम। ठीक है। या मानव का बाह्य आवरण, मानव का बाह्य आवरण, जो हमारा बाह्य आवरण है शरीर का, ये भी तुम्हारा बीटा प्लीटेड संरचना का उदाहरण है। समझ गए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना की बात करेंगे हम। ठीक है। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा और भारी होगा द्वितीयक संरचना से भी। हालांकि ये सब परीक्षा में पूछता नहीं है। ठीक है। चलिए तो अगले पेज पे तृतीय संरचना बता देते हैं। तो यह प्रोटीन की कुंडलित संरचना होती है। यह प्रोटीन की कैसी संरचना होती है? प्रोटीन की यह कुंडलित संरचना होती है। प्रोटीन की कुंडलित संरचना होती है। कुंडलित संरचना होती है। समझ गए लोग। पूछा जाएगा कैसी संरचना होती है, तो कुंडलित संरचना होती है। इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के साथ, जिसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के साथ, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के साथ पेप्टाइड सल्फाइड, पेप्टाइड सल्फाइड, सल्फाइड, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। ठीक है। डाइपेप्टाइड स्थिर विद्युत आकर्षण बंधन, स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण बंधन, आकर्षण बंधन इत्यादि होता है। इत्यादि होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा।
और यह दो प्रकार का होता है। या फिर ऐसे भी एक इसमें परिभाषा लिखवा सकते हो, लोग लिख सकते हो कि जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में, जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में, जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में अनेक बलन आ जाते हैं, अनेक वलन माने लिपटना बोल सकते हैं वलन को। वलन, वलन को हिंदी में लिपटना कहते हैं। माने लिपटने लगते हैं, द्वितीयक संरचना एक दूसरे में होते हैं, तो तृतीयक संरचना का निर्माण होता है। तो तृतीयक संरचना का निर्माण होता है, तृतीयक संरचना का निर्माण होता है। तृतीयक संरचना का निर्माण होता है। इसमें दो प्रकार की आणविक आकृतियां बनती हैं, जिसमें दो प्रकार की आणविक आकृतियां बनती हैं, आकृतियां बनती हैं, बनती हैं, ठीक है। जैसे रेसीदार और जैसे रेसेदार और गोलिका, और गोलिकाकार, रेसेदार और गोलिकाकार प्रोटीन, ये दोनों जो होते हैं, ये तृतीयक प्रोटीन के उदाहरण हो गए, तृतीयक संरचना के उदाहरण हो गए। तो रेसेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन की जो संरचना होती है वो तृतीयक संरचना होती है। चलो जी, तो प्रोटीन की चतुष्मक संरचना हम बता रहे थे, प्रोटीन की चतुष्मक संरचना, प्रोटीन की चतुष्मक संरचना, ठीक है। ठीक है, तो तृतीयक संरचना तक बता दिए थे। चतुष्मक संरचना में ये है कि यह त्रिविमीय होता है, यह त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह त्रिविम में रहेगा, इसमें असंख्य बलन होते हैं, मतलब कई तरह से प्रोटीन लिपटा रहता है। हिंदी वीडियो में भी चलिए रहा है क्लास। इसमें असंख्य बलन होते हैं, इसमें असंख्य बलन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की चतुष्मक संरचना त्रिविमीय होता है, इसमें असंख्य बलन होते हैं, इसकी संरचना को उलझे हुए धागे के समान माना जा सकता है। तो उलझा हुआ जब धागा उलझ जाता है तो देखते हो ना कैसा लगता है, तो उसी तरह से माना जा सकता है, इसकी संरचना को उलझे हुए धागे की तरह माना जा सकता है, उलझे हुए धागे की तरह माना जा सकता है, धागे की तरह माना जा सकता है। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं में कई प्रकार के आकर्षण बल पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं में, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं में कई प्रकार के आकर्षण बल पाए जाते हैं, श्रृंखलाओं में कई प्रकार के आकर्षण बल पाए जाते हैं। कई प्रकार के आकर्षण बल पाए जाते हैं। पहला हाइड्रोजन बंधन, पहला हाइड्रोजन बंधन, दूसरा डाई सल्फाइड बंधन, डाई सल्फाइड बंधन, तीसरा वांडरवाल बंधन,
वैंडरवाल बंधन, और चौथा स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, चलिए तो ये प्रोटीन की चतुष्मक संरचना थी। आगे आपको आगे पढ़ाएंगे अगले दिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो प्रोटीन की चतुष्मक संरचना त्रिविमीय होती है, इसमें असंख्य बलन होते हैं। मतलब प्रोटीन कई तरह से अमीनो अम्ल एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं। ठीक है ना, कई तरीके से, जैसे कि धागा उलझा हुआ रहता है, उसी तरह से इसकी संरचना में भी ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उलझी रहती हैं। ठीक है, और इसमें कई तरह का आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो जिसको जो आकर्षण बल मिलता है उसके हिसाब से वो जुड़ जाता है एक दूसरे से। हाइड्रोजन बंधन हो गया, डाइसल्फाइड बंधन हो गया, वैंडरवाल बंधन हो गया, और स्थिर विद्युत आकर्षण बल हो गया। ठीक है, तो 4 तरह की संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इनकी कुल चारों जो संरचनाएं होती हैं उसको एक हम सिंपल तरीके से दिखा दे रहे हैं। तुम लोग इसको कॉपी कर लोगे बहुत ही। जैसे प्राथमिक संरचना ये होता है, ये प्राथमिक संरचना सीधा लाइन की तरह होता है। ठीक है, प्राथमिक संरचना ये हो गया तुम्हारा। द्वितीय संरचना जो होती है, द्वितीय संरचना कुछ इस तरह से होती है, देख रहे हो? तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि ये जो संरचना हो गई वो द्वितीयक संरचना हो गई। थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है तृतीयक संरचना। ठीक है, तृतीयक संरचना में क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा तृतीयक संरचना हो जाता है, तृतीयक संरचना हो जाता है। और वही चतुष्मक संरचना में और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, चतुष्मक संरचना जो होता है वो किस तरह से होता है जरा हम देखते हैं। तो उसमें कई तरह की, देख ही रहे हो कि बोला गया है, कई तरह की आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो देख सकते हो कि बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल टाइप का होता है, ये उलझा हुआ धागा की तरह होता है। ठीक है, देख लो। ठीक है, इधर इधर से भी होगा, तो उलझा हुआ धागा की तरह रहेगा। और ये तुम्हारा चतुष्मक संरचना है, इस संरचना को बोलते हैं चतुष्मक संरचना। चतुष्मक संरचना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चारों तरह का संरचना आपको बता दिए। अब इसके आगे कल आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, ये तुम्हारा तीसरी तृतीयक संरचना है, और ये चौथा वाला चतुष्मक संरचना है। तो चारों तरह के संरचना आप लोग देख लिए।